देखो आप कोई भी टैक्स लॉ जब आप पढ़ते हो तो मैंने बोला है उसको 4 फेज में आपको पढ़ना होता है। फेज नंबर 1 होता है किसी भी टैक्स लॉ का, फेज नंबर 1 होता है किसी भी टैक्स लॉ का, वो होता है लेवी, ठीक है ना। फेज 2 जो होता है किसी भी टैक्स लॉ का, वो होता है कंप्यूटेशन मैकेनिज्म। फेज 3 जो होता है किसी भी लॉ का, वो होता है कलेक्शन मैकेनिज्म। और फेज 4 जो किसी भी लॉ का होता है, वो होता है प्रोसीजरल एस्पेक्ट। पूरे किसी भी रेवेन्यू लॉ को, किसी भी टैक्स लॉ को 4 टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है, लेवी, कंप्यूटेशन, कलेक्शन एंड प्रोसीजर। इनकम टैक्स का लेवी किसके ऊपर है? इनकम के ऊपर है, ये तो पता है आप लोगों को। इनकम होगा तो ही तो क्या लगेगा? इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है ना। फिर उसको कंप्यूट करना पड़ेगा आपको, सैलरी का कंप्यूटेशन अलग, हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन अलग, पीजीबीपी का कंप्यूटेशन अलग, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन अलग। अभी आपने रिटर्न भरने के टाइम पे 50 लोगों का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना के अभी आईटीआर के पीछे चिपका के दे दोगे, तो कंप्यूट करना पड़ता है। कंप्यूट करना एक अलग बात होती है सर, और कलेक्ट करना एक अलग बात ही होती है। कलेक्ट करना कौन से मोड में इनकम टैक्स कलेक्ट करता है? टीडीएस के फॉर्म में करता है, टीसीएस के फॉर्म में करता है, एडवांस टैक्स के फॉर्म में करता है, और कुछ बच गया होगा तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के सामने टैक्स कलेक्ट किया जाता है असेसमेंट ईयर में। मैंने क्या बोला समझा? इतना सब करने के बाद सर प्रोसीजर भी तो पेंडिंग है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाकी है, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न बाकी है ना। फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो गया तुम्हारा। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला? 120 डेज यूजुअली आपको क्या मिलता है? वेरिफिकेशन करने के लिए मिलता है, क्योंकि साइन करना है ना, आधार ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है रिटर्न की मैंने ही भरा है, एवरीथिंग इज ट्रू एंड करेक्ट, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है रिटर्न में, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो वेरिफिकेशन करने का आपने अभी रिसेंट सर्कुलर अगर पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट ने बोला जो भी 1 अगस्त के बाद अभी रिटर्न जो फाइल करेगा उसको वेरिफिकेशन करने का दिन उन्होंने 120 डेज से 30 डेज किया। वो प्रैक्टिकल है, आर्टिकलशिप के रिलेटेड की बात कर रहा हूं आपको, उसका और मेरे लॉ का कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रोसीजरल एस्पेक्ट करते कुछ तो लॉ में होता है ना, तो वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी होता है। आपने फाइलिंग ऑफ रिटर्न किया तो आपको इनकम टैक्स से इंटीमेशन आना चालू हो जाएगा, इनकम टैक्स आपको ये भेजना चालू करेगा 143। तो बहुत खुश नहीं होने का, इधर रोमांटिक नहीं होने का, इनकम टैक्स मेरे को 143 बोल रहा है हाँ, ये रोमांटिक नहीं है। 1431 आता है तो उसको बोलने का इंटीमेशन है। वो क्या है? इंटीमेशन है। अगर उसने आपको बोला आई लव यू टू, मतलब 143 टू आया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपके सीए के पास जाना पड़ेगा, आपको स्क्रूटिनी आई हुई है इनकम टैक्स का प्यार जो होता है ना, उसमें दर्द होता ही होता है। हाँ, तो ये 1431 चलेगा, ओके ओके है, ये तो आना ही है, ये इंटीमेशन है, खाली बता रहे हैं आपको कि आपका जो भी आपने रिटर्न भरा वो हमने या तो एक्सेप्ट किया, या तो हमने मॉडिफाई किया, तो हमने रिजेक्ट किया, कुछ तो बताएंगे आपको, इसमें ज्यादा मैटर नहीं है। यहाँ पे खाली कैलकुलेशन एरर्स की वो लोग बात करते हैं। लेकिन 1432 अगर आया तो तुम्हारा अभी 1433 होने वाला है। 142 में नोटिस टू स्क्रूटिनी आता है, और स्क्रूटिनी का ऑर्डर कहां पे होता है? 1433। उन्होंने कुछ तो पकड़ लिया है, अब क्या पकड़ा है वो भगवान जाने, वो आपको एनालिसिस करके बताना पड़ेगा। कभी कभी डिपार्टमेंट बोलता है यार ये लोग बड़ा चोर है, इसको 147 दे दो। 147 करने के लिए आपके घर पे आता है 148। ये आपका पास्ट का असेसमेंट भी ओपन होता है, ये सबसे बड़ा डेंजरस असेसमेंट ये होता है 147, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। यहाँ पे डिपार्टमेंट को पक्का पता होता है कि आप चोर हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट को डाउट है कि आप शायद चोर हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट को पक्का पता होता है कि आप चोर हो। अब कितने बड़े हो उसके लिए आपको 3 साल के बुक्स वगैरह वो लोग मंगाते हैं, 1 साल के नहीं, यहाँ पे 3 साल के बुक्स ओपन होते हैं, क्योंकि जो जिसने इस साल में चोरी की शायद उसने लास्ट ईयर भी की होगी, और शायद उसने लास्ट ईयर में भी की होगी। तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी होता है। मुझे आपको खाली क्या बताना है कि लॉ लेवी से चालू होता है और प्रोसीजर पे खत्म होता है, और बीच में दो और स्टेजेस आते हैं, कंप्यूटेशन एंड कलेक्शन। तो अभी जो हम लोग चालू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वो हम बात करने वाले लेवी की, तो थोड़ा लीगल है। अभी तक आप लोग टैक्स कंप्यूट कर रहे थे तो आपको मजा आता था मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन हर बार मल्टीप्लिकेशन से पेपर नहीं बनता ना। इनकम टैक्स खाली 20% प्रैक्टिकल है, 80% थ्योरेटिकल है। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? 20% इन रियल लाइफ, 20% प्रैक्टिकल है, और 80% क्या है? थ्योरेटिकल है, क्योंकि लॉ है ना भाई, लॉ नंबर्स में नहीं लिखा जाता। तुमको लॉ को अप्लाई करने के लिए नंबर्स दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा रिबेट अप्लाई होता है, लेकिन रिबेट क्या है वो तो पैराग्राफ में लिखा है ना। तो इनकम टैक्स लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल है, वो तुम्हारे एग्जाम में प्रैक्टिकल है, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर आते हैं। इधर रियल लाइफ में क्वेश्चन आंसर नहीं आते, रियल लाइफ में एक्ट ओपन करके आपको रीड करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, इसे लॉ। तो ये लॉ है तो आपको थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है नहीं पढ़ने का। तो चलो थ्योरी पढ़ लेते हैं इनकम टैक्स की थोड़ी सी, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग सेक्शन को एम्बिट भी बोला जाता है,
इसी सेक्शन को बैकबोन सेक्शन भी बोला जाता है। बैकबोन सेक्शन मतलब समझते हो, जो पूरा इनकम टैक्स के सारे जो डिविजन्स आगे निकले हैं, सारे जो ब्रांचेस आगे निकले, उसका कोर जो है वो सेक्शन 4 है। अगर सेक्शन 4 को निकाल दोगे तो इनकम टैक्स एक्ट कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या वर्डिंग यूज किया गया है मैंने अपने भाषा में लिखा है, क्योंकि मुझे इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ाना था। लीगल भाषा में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो टोटल इनकम अर्न्ड बाय ए पर्सन, टोटल इनकम अर्न बाय ए पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर, इन अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तुम्हारे लिए कौन सा है? 22, 23। ये कब से चालू हुआ है? 1 अप्रैल 2022 पे चालू हुआ है। अभी जो चल रहा है ना, अभी 4 महीने हो गए ना प्रीवियस ईयर के, और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 पे खत्म होगा। तो इस प्रीवियस ईयर में जितना भी तुम पैसा कमाओगे, दैट विल बी असेस्ड, दैट विल बी असेस्ड। असेस मतलब समझते हो ना, आपका असेसमेंट होगा इन दी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा नेक्स्ट ईयर होता है, राइट। तो अभी आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो वो कौन से प्रीवियस ईयर के फाइल कर रहे हो? आप प्रैक्टिकली जो भी ऑफिस में रिटर्न फाइल कर रहे हो कौन से प्रीवियस ईयर के? 21, 22। तो आपका एवाई क्या हो गया? 22, 23। तो जो भी बच्चे 22, 23 के एवाई में एग्जाम लिखते हैं, अभी इस एवाई में जो भी बच्चे एग्जाम लिखेंगे ना, इस पीरियड में एग्जाम आएंगे ना, तो इस पीरियड में जो भी एग्जाम्स आएंगी उसमें प्रीवियस ईयर क्या होगा? 21, 22 होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना। तो 22, 23 में आप कभी भी 22, 23 का इनकम असेस नहीं करते, वो तो चालू है। आप 22, 23 में हमेशा कौन सा इनकम असेस करते हो? उसके पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर का, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है। जो फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर अभी हम क्लोज करने वाले हैं? 21, 22। मतलब ये कब चालू हुआ था? 1 अप्रैल 2021 पे चालू हुआ था, और ये खत्म कब हुआ है? 31 मार्च 2000। तो ये लास्ट प्रीवियस ईयर में जितना भी अप्रैल से लेके मार्च 22 तक जितना भी इनकम कमाया होगा, उसके ऊपर सर इस पूरे साल भर में असेसमेंट चालू रहेगी। दैट मींस 22, 23। तो वैसे करंट ईयर में भी तो इनकम कमाया जाएगा ना। फिर कितना कमाऊंगा करंट ईयर में? कोई बता सकता है कि अभी 4 ही महीने गए? एलिट गुरुकुल का एनुअल इनकम बता सकते हो क्या करंट ईयर का? करंट ईयर का 22, 23 का कोई बता सकता है? नहीं। आप मैक्सिमम कितना बता सकते हो? 4 मंथ का बता सकते हो जो जा चुके हैं, ठीक है ना। आगे आने 8 वाले महीने में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना इनकम होगा। तो आप कभी भी 22, 23 में 22, 23 पे कभी टैक्स नहीं भरते, कभी उसका असेसमेंट नहीं करते। आप अगर 22, 23 में खड़े हो तो आप 21, 22 में टैक्स भर रहे हो, और आगे जाके आप नेक्स्ट ईयर में कौन से फाइनेंशियल ईयर में खड़े रहोगे? 23, 24। 31 मार्च के बाद ये वाला चालू हो जाएगा ना, 1 अप्रैल 2023 आएगा। अपन लोग फाइनेंशियल ईयर सेलिब्रेट करेंगे। इस साल भी अपन लोगों ने सेलिब्रेट किया था 1 अप्रैल। अगला जो 1 अप्रैल हम सेलिब्रेट करेंगे वो कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2023। अरे 1 अप्रैल 2023 आ रहा है ना अभी अगला आने वाला, ठीक है ना। तो उस दिन क्या करेंगे? हमारा व्हाट्सएप स्टेटस क्या होगा उस दिन? हैप्पी न्यू असेसमेंट ईयर 23, 24। अरे उस दिन असेसमेंट ईयर चालू हुआ नया, आपका फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया आपका नया। और वो जो असेसमेंट ईयर होगा 23, 24 जो चालू हुआ रहेगा, वो अप्लाई किसके ऊपर होगा? वो अप्लाई होगा ऑन इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर विच इज 22, 23। मैंने क्या बोला समझा आप लोगों को, ठीक है ना। और उसके लिए जो टैक्स रेट लगेगा उसका बजट अभी पार्लियामेंट में रखा गया था ऑन 1 Feb 2022 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और वो भी अप्रूव होके वो क्या बन चुका है? फाइनेंस एक्ट बन चुका है। मैं जो भी ये नंबर्स पढ़ा रहा हूं ये आपके नवंबर 2022 के अटेम्प्ट के लिए ऑलमोस्ट रेलेवेंट है, लेकिन मैं उसके आगे आने वाले 2 अटेम्प्ट्स के लिए पढ़ा रहा हूं। प्लीज समझो, नवंबर दिसंबर 22 में जो भी बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये सब एप्लीकेबल है, बट मैं एक एडवांस में पढ़ा रहा हूं। मैं आगे आने वाले बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूं। टैक्स के रेट चेंज हुए नहीं है दोनों भी सालों में, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कोई कंफ्यूजन मत पालो, दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। कंटेंट खाली आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या लिखने का आपके हिसाब से आप लोग लिख सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बात याद रखने के लिए बता रहा हूँ। मैथमेटिकली मुझको ये लिखना है यहाँ पे कहीं पे, तो मैं जरा एक कचरा साफ करके इधर लिखने का ट्राई करता हूँ। मैंने आपको बताया आपको याद करना पड़ेगा टोटल इनकम, मैथमेटिक इक्वेशन में लिखते हैं क्या है? चार्जिंग सेक्शन, टोटल इनकम अर्न बाय अ पर्सन। मतलब एक कंडीशन क्या है? आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स का चार्ज समझना है तो आपको पता करना पड़ेगा टोटल इनकम क्या होता है। ये समझने के लिए आपको 80 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। एंड व्हेन आई से 80, इट इज नॉट 80, इट इज मोर देन 150, 200।
क्योंकि 80 तक के नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 80 यू के नंबर तक की, ठीक है ना, तब जाके आपको क्या पता चलेगा, टोटल इनकम। आई होप आपको समझ में आता है टर्म टोटल इनकम क्या है। अरे टोटल इनकम मतलब क्या, सैलरी ऐड करना पड़ेगा आपको, सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, उसके बाद आपको देना पड़ेगा क्लबिंग का इफेक्ट, उसके बाद आपको देना पड़ेगा एग्रीगेशन ऑफ इनकम का इफेक्ट, उसके बाद आपको देना पड़ेगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का इनकम इफेक्ट, उसके बाद आपके पास जो आएगा वो होगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से आप माइनस करोगे चैप्टर 6A के डिडक्शंस, उसके बाद जो नेट आया वो क्या है, टोटल इनकम। और चार्ज किसके ऊपर है, चार्ज सैलरी के ऊपर नहीं है, चार्ज हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है, चार्ज जीटीआई के ऊपर भी नहीं है, चार्ज किसके ऊपर है, टोटल इनकम के ऊपर है। तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव टोटल इनकम यू कैन नॉट कंप्यूट टैक्स। सर ये किसका टोटल इनकम होना चाहिए, पर्सन का। किसका टोटल इनकम होना चाहिए, पर्सन का। पर्सन कौन होता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, पर्सन होते हैं, ठीक है ना। सर ये कब अर्न करना चाहिए, कब अर्न करना चाहिए, इट शुड बी अर्न इन प्रीवियस ईयर, इट शुड बी अर्न इन टोटल इनकम अर्न बाय ए पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर। हम क्या करेंगे फिर, हम क्या करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, असेस, शैल बी असेस्ड। असेस कब होगा, असेस कब होगा, एवाई में, ठीक है ना। और ये असेस करने के टाइम पे जो टैक्स के रेट लगेंगे वो लगेंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट के। मैंने क्या बोला समझा आपको, कितने टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, तब आपको ये लेवी समझ में आएगा। और ये जितना दिखता है ना उतना आसान नहीं है, ठीक है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। चलो फिर से एक बार बोलते हैं, टोटल इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी assessed in the assessment year at rate prevailing in annual finance act। फिर से एक बार बोलो, total income earned by a person in a previous year shall be assessed in the assessment year at tax rates prevailing in annual finance act। फिर से एक बार बोलो, total income earned by a person in a previous year shall be assessed in the assessment year at the tax rate prevailing in annual finance act। फिर से एक बार बोलो, total income earned by a person in a previous year shall be assessed in the assessment year at tax rate prevailing in annual finance act। एक बार last time बोलो, total income earned by a person in a previous year shall be assessed in the assessment year at tax rates prevailing in annual finance act। इसको ही हम समझेंगे अगले लेक्चर से, इसको चार्ज लगाना पड़ेगा।